title, you are violating principal rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If PM says to Mutawalli, make this masjid as a government property, does not listen, punishable offence. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes. आज हम बात करने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर जो इंडिया के अंदर काला कानून पास किया जा रहा है। असदुद्दीन अवासी और बहुत से अपोजिट लीडर ने इसकी मुखालफत की है। मैं आपको बताता हूँ वक्फ बोर्ड कानून है क्या। बेसिकली जब भी इस्लाम के अंदर कोई बूढ़ा हो जाता है और उसका कोई औलाद नहीं है तो वो अपनी दौलत और माल और ज़मीन जो है वो इस्लाम के लिए वक्फ कर देता है, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन इंडिया के अंदर इस ज़मीन को हथियाया जा रहा है, तो आज हम उसके ऊपर रेड करने जा रहे हैं। इंडिया के एक रविश भाई ने इसके ऊपर वीडियो बनाई और इसके ऊपर हम रेड करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट पे इसके ऊपर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। लेवल कमेटी अंडर जस्टिस राजेंद्र सच्चर, ये सर 9 मार्च 2005 में गठन किया गया था। यूपीए का सरकार आ चुके थे और ये स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये गठन हुआ। और सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है दबाया जा रहा है, ये हम सब मालूम है। मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन आज इस सदन में बताना चाहता हूं। सच्चर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है, इसमें कहा गया है एनुअल इनकम जितना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज है 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी जनरेट होता है। ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्त प्रॉपर्टी को, अगर सही माने में उस समय उन्होंने कहा, उस सच्चर कमेटी ने, तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है और उस समय जनरेट हो रहा था 162 करोड़। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो कमेटी की रिपोर्ट है और मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री होने के नाते जो हम लोगों ने स्टडी किया है, टोटल 8,72,320 वक्फ प्रॉपर्टीज हमारा जो वामसी जो पोर्टल है उससे पूरा डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू सच्चर कमेटी ने जो कहा है उससे कई गुना अधिक होने का संभावना है। ये एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है। सबको मालूम है वक्फ के पास कितना प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास, और कितना आमदनी है। किरण रिजिजू ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया। यह बात बिल्कुल ठीक है कि सच्चर कमेटी ने कहा कि 4.9 लाख पंजीकृत संपत्तियां हैं, उनसे जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और घपले के भी मामले आते रहते हैं, इससे भी इनकार नहीं करना चाहिए। यह जो बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड मुकदमेबाजी में फंसा है, तो उसका एक बड़ा कारण खुद सरकार भी है। एक और कारण है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जिसने कई जगहों पर संरक्षण के आधार पर मस्जिदों और दरगाहों की जमीनों का अधिग्रहण किया है। इसे लेकर भी तमाम वक्फ बोर्ड कोर्ट गए हैं और जाहिर है मुकदमों की संख्या इन वजहों से भी ज्यादा होती होगी। सर, टोटल केस ट्राइब्यूनल्स के अंदर में 12,792 केसेस आज वक्फ बोर्ड्स में पेंडिंग है। 19,207 ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है। क्यों इसको हम लोग डिस्पोज नहीं कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही पड़े रहे हैं? आप सोचिए सर। इसलिए सर टाइमलाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए, लेकिन समय पे न्याय मिलना चाहिए। क्या मोदी सरकार ने 10 साल में ऐसा कुछ भी किया कि सरकार अपने अधिग्रहण को, अपने कब्जे को वापस ले और वक्फ की जमीन लौटा दे? धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शफीक ने केंद्र और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच 123 संपत्तियों को लेकर विवाद का जिक्र किया, जिसमें मस्जिद, दरगाहें,
कब्रिस्तान शामिल हैं। फिलहाल इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शफीक का मानना है कि संशोधन से उन संपत्तियों को ले लिया जाएगा। सच्चर रिपोर्ट में तो यह बात लिखी है कि सरकारों ने भी अतिक्रमण किया है, अधिग्रहण किया है, कब्जा किया है, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि वक्फ ने सरकारी जमीन को वक्फ घोषित कर दिया। ऐसे कितने उदाहरण होंगे? क्या इतने हैं कि इस आधार पर एक्ट लाया जा रहा है? रिजिजू अपने हिसाब से उदाहरण चुनकर लाए थे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से, लेकिन वक्फ की जमीन पर जिस तरह के कब्जे हुए हैं सरकारी, उसका भी ब्यौरा उन्हें देना चाहिए, बताना चाहिए कि सरकार कैसे अपना दावा छोड़ने जा रही है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। बिल्कुल ऐसे अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। By empowering collector to determine title, you are violating principal rights of justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DM says to Mutawalli, make this masjid as a government property, does not listen, punishable offence. This is again separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? अगर सरकार वाकई वक्फ की जमीन को लेकर चिंतित है, उसका प्रबंधन बेहतर करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले अपनी तरफ से अतिक्रमण, अधिग्रहण या कब्जा छोड़ देना होगा। आदर्श उदाहरण पेश करना चाहिए। एक सवाल उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। कहा जा रहा है कि यह मामला धार्मिक है और इसका संबंध मुसलमानों की संपत्ति से है, इसलिए इसका प्रबंधन मुसलमानों को करना चाहिए। ट्रिब्यूनल का प्रावधान है, लेकिन मंत्री कहते हैं इसके फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। अभी भी दी जाती है, जैसा कि हमने उदाहरण बताया, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। हम ट्राइब्यूनल को खत्म नहीं कर रहे हैं। पहले ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होते थे, अब हम प्रावधान रख रहे हैं कि इसमें एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर होगा। और अगर वो समझ में नहीं आया, मैं अभी सर उसमें हमने ये कहा है कि जो टेक्निकल मेंबर है, अगर वो एब्सेंट होता है तो एक जुडिशियल, सर इनको मालूम नहीं है इस देश में जितना भी ट्राइब्यूनल बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं, वो रिटायर्ड जज ही बनाया जाता है। जितना ट्राइब्यूनल में उसमें टेक्निकल मेंबर जो होते हैं वो अधिकारी को बनाया जाता है, लेकिन जो जुडिशियल मेंबर होता है वो रिटायर्ड जज ही होते हैं। इतना तो समझना चाहिए, 5 बार MP हो चुके हैं। सर हम लोग 7 साल आए लोकसभा में, इतना तो जानना चाहिए। हम लोग एक समय चुन के आए, एक समय हम लोग एक साथ में आए थे, अभी तो इसको ये मालूम नहीं। ट्रिब्यूनल और कलेक्टर को शामिल करने को लेकर कई विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाए हैं। सरकार क्यों चाहती है कि ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम ना हो? यह ठीक है कि ट्रिब्यूनल को फैसला तय समय के भीतर देना चाहिए, लेकिन बताइए, जब सरकार कोर्ट के सामने यह नहीं बता सकती है कि उसकी एजेंसी किसी मामले में, जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में, ट्रायल कब शुरू करेगी और ये ट्रायल कब खत्म होगा, तो ट्रिब्यूनल से उम्मीद किया जा रहा है कि 90 दिनों में फैसला देना होगा। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी
पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को सदस्य बनाने की बात पर अब आते हैं। क्या अभी के कानून के हिसाब से महिलाएं सदस्य नहीं बनाई जा सकती हैं? जानकार कहते हैं मौजूदा कानून के हिसाब से भी महिलाएं शामिल हो सकती हैं। महिलाएं धार्मिक ट्रस्ट या बोर्ड में होनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिनिधित्व का नाम लेकर इस बिल के पीछे के मकसद को ढका जा रहा है। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। अगर बीजेपी के लिए अन्य समाजों के प्रतिनिधित्व का सवाल बड़ा है तो उसे इसकी गिनती करनी चाहिए कि विधायिका से लेकर नगर पालिका में मुसलमानों की विभिन्न जातियों का कितना प्रतिनिधित्व है। मुस्लिम महिलाओं की भी गिनती कर लेनी चाहिए। बीजेपी ने खुद महिला आरक्षण में दलित पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही है। उसे बताकर प्रगतिशील दिखना चाहती है। उसे तुरंत बीजेपी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महिलाओं को भी सदस्य बनाकर सुंदर उदाहरण पेश करना चाहिए। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ठीक से समझ सकें कि जब सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा उठा, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, तब बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया। इसी आधार पर किया कि परंपरा और आस्था का सवाल है, जो चला आ रहा है वो नहीं बदलेगा। अभी हम सही गलत की बात नहीं कर रहे, बस इतना उल्लेख कर रहे हैं कि उस वक्त अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी एक तरह से इशारों में चुनौती दी थी। केरला में 2018 की एक रैली में अमित शाह ने कहा, मैं केरल की कम्युनिस्ट सरकार को और मुख्यमंत्री को चेतावनी देने आया हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नाम से भगवान अयप्पा के भक्तों पर दमन ना करें। मैं कई ऐसे जजमेंट कोट कर सकता हूं जिसका अमल ही नहीं हुआ। मैं केरल की कम्युनिस्ट सरकार को और उसके मुख्यमंत्री को चेतावनी झूठा इंसान है ये वो लोग हैं, इसने कितने लोगों के घरों को भक्तों पर दमन न करे। औरतों के अब ये शो करना चाह रहे हैं कि हम बड़े औरतों के सके हैं। मणिपुर के अंदर आप देख लें औरतों के ऊपर क्या है। जिसका अमल नहीं हो पाया, बाबा बलडोजर, माइक से न बजाने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, दही हांडी पे हाइट रिस्ट्रिक्ट करने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, बनारस के अंदर सिया सुन्नी कब्रिस्तान का विवाद जिसका अमल नहीं हो पाया, भगवान पद्मनाभ स्वामी के 7वें भंडार को खोलने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आड़ में भगवान अय्यप्पा के भक्तों पर अत्याचार बंद करे।
धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का मामला बड़ा हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर तरह तरह से आरोप लग रहे हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में हस्तक्षेप है। सरकार इससे इनकार करती है, लेकिन क्या वक्फ बोर्ड की तरह सरकार मंदिर ट्रस्ट में गैर हिंदू यानी मुसलमान को सदस्य बनाए जाने के फैसले पर कभी भी राजी हो सकती है? 13 अप्रैल 2024 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख रहा था। लिखा है, वाराणसी पुलिस ने ट्रायल बेसिस पर काशी विश्वनाथ मंदिर के सभी द्वारों पर तैनात पुलिस कर्मियों को अपनी खाकी वर्दी की जगह धोती कुर्ता और माथे पर तिलक लगाने के निर्देश दिए। वाराणसी पुलिस के अनुसार इस ट्रायल का उद्देश्य मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को और अधिक वेलकमिंग वातावरण देना है। यह तस्वीरें उन अफसरों की हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के हैं। हमने ट्रस्ट की वेबसाइट से ली है। 15 सदस्य हैं, जिनमें 2 IAS अधिकारी हैं और 1 PCS। कौशल राज शर्मा वाराणसी मंडल के आयुक्त हैं। S राजलिंगम जिलाधिकारी वाराणसी हैं और विश्वभूषण PCS हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास वाराणसी के। सब हिंदू हैं और नाम से ज्यादातर एक ही जाति के लगते हैं। हर एक सदस्य का हिंदू होना आवश्यक है। अक्सर मांग होती है कि एक ही जाति के सदस्य क्यों होते हैं, इनमें पिछड़ी और अनुसूचित जाति के भी होने चाहिए। जब यही करना संभव नहीं हो पा रहा है या बड़ा काम हो जा रहा है, इन्हीं उदाहरणों को देखकर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को डालने का विरोध किया जा रहा है। कोई कानून ऐसा नहीं होता जिसमें 2-4 अच्छी बातें नहीं होती, हर कानून में होती हैं, इसमें भी होंगी और हैं। जो भी है वो सच्चर कमेटी ने पहले भी सुझाई है। सच्चर कमेटी का ही सुझाव था कि सरकार कुछ वक्फ जमीनों को कमर्शियल रूप से विकसित करे जिससे उसे आमदनी हो। मनमोहन सिंह सरकार ने इस सुझाव को मानते हुए जनवरी 2014 में NAWADCO नवाडको यानी नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का उद्घाटन किया, गठन किया। 500 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी दी गई। इस कंपनी का उद्देश्य था स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में सहायता करना। अंत में इसका क्या हुआ, मुझे इसके बारे में नई जानकारी नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को बताना चाहिए कि उनकी सरकार के 10 साल में इस दिशा में नवाडको के मामले में क्या प्रगति हुई है। यह मामला बहुत व्यापक है और मेरी जानकारी और समझ सीमित है। अगले किसी वीडियो में बाकी कमी पूरी कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। आपने जिस तरह देखा कि वक्फ बोर्ड के ऊपर इंडिया की बीजेपी की हुकूमत क्या करने जा रही है। इन्होंने हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश की है, कोई नई ढोंग तरीके से। अब ये कह रहे हैं कि हम इस बोर्ड के अंदर औरतों को ला रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं, ये वो हिंदुओं को ये शामिल करना चाह रहे हैं इस बोर्ड के अंदर। आप खुद फैसला करेंगे कि अगर काशीनाथ मंदिर के अंदर ये मुसलमान पुलिस वालों को खड़ा नहीं होने देते, अगर उसके बोर्ड के अंदर मुसलमानों को ऐड करें तो क्या ये ऐड करने देंगे? और इसी तरह वक्फ बोर्ड जो है वो इस्लामी कानून के ऊपर है, ना कि हिंदुवत कानून के ऊपर। वो इस्लामी लोगों की जायदादें हैं, इस्लामी लोगों की प्रॉपर्टी है, ना कि हिंदू लोगों की। तो उसका फैसला इस्लामी लोग ही करेंगे ना, मुसलमान लोग ही करेंगे। तो हुकूमत कौन सी होती है इसके अंदर करने वाली? लेकिन बीजेपी का हमेशा कोई ना कोई नया ढकोसला होता है मुसलमानों के ख़िलाफ़। इनको कोई ना कोई चीज़ मिलनी चाहिए मुसलमानों के ख़िलाफ़, कोई ना कोई बात निकलनी चाहिए मुसलमानों के ख़िलाफ़। अगर आपको मेरा रिएक्शंस वक्फ बोर्ड के काले कानून के ऊपर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है असरान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। अल्लाह हाफिज़।